मॉर्निंग एवरीवन। बड़ी सारी चिट्ठी सुबह सुबह भेज दी है, क्या बात है? किसी ने पूछा संयुक्त नदी जल आयोग क्या है। देखिए, संयुक्त नदी जल आयोग का मतलब होता है कि जो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, जिनके साथ हमारे नदी के समझौते हैं, तो ज्वाइंट रिवर वाटर कमीशन होता है, जिसके द्वारा बाकायदा नदियों का, मान लीजिए नदी में कितने पानी है, नदी का अगर बंटवारा होगा तो बाकायदा ये देखा जाएगा कि किस तरीके से नदी जल का प्रबंध किया जाए, पानी कहाँ पे है, या कोई प्रॉब्लम आ रही तो, और कई बार तो विवाद को भी समाधान संयुक्त नदी जल आयोग के द्वारा ही हो जाना चाहिए। इसलिए वो टेक्निकल टीम है, एक्सपर्ट की टीम है, जो बाकायदा मॉनिटर करती है कि नदी में पानी कितना है, बंटवारा कैसे किया जाए, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। और वास्तविकता ये है कि दक्षिण एशिया में या आपस में राज्यों के बीच सहयोग हो। तो आज की डेट में हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है। हम वाटर कंजर्वेशन के बजाय बस केवल नदी का बंटवारा करते रहते हैं, और वो आपसी सहयोग से ही संभव हो पाएगा। फिर किसी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है उधार। एक सामान्य भाषा में कहें लोन, सॉफ्ट लोन है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब उधार है या सॉफ्ट लोन है, जो बहुत ही कम ऋण पे होता है। मान लीजिए 1%, 2%, मैक्सिमम 2%। तो मान लीजिए हम किसी देश को अगर उधार दे रहे हैं तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, जैसा कि उसके लिए कम से कम 15 साल, 20 साल इतने समय होते हैं वो लोन वापस करने के लिए। कई बार मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण वो हम लोन माफ भी कर देते हैं। तो जब हम बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो कम से कम 8 से 10% इंटरेस्ट है, लेकिन हम अपने मित्र देशों को 1 से 2% रेट पे पैसा देते हैं। और ये चाइना के मामले में एकदम अलग है। चाइना बिल्कुल कमर्शियल रेट पे सारा पैसा देता है। तो चीन का इंटरेस्ट रेट है 7%, 8%। तो बीआरआई प्रोजेक्ट में जो चीन पैसा दे रहा है उसका इंटरेस्ट रेट कमर्शियल है, मतलब 7%, 8%। तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण। एक तरीके के आर्थिक, किसी को आर्थिक सहायता देनी है, इस वजह से हम किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। भारत ये देता है और भारत लेता भी है। हम जापान से लेते हैं। जापान इसे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कहता है, हम इसे लाइन ऑफ क्रेडिट का नाम देते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ्रीकन देश, कुल मिला के देखा जाए तो साल में कम से कम भारत 10 बिलियन डॉलर, कम से कम 10 बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। ये नेपाल की इकोनॉमी का 1/4। तो ये एक महाशक्ति का भी मतलब है। इसी को कहते हैं कि डॉलर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, जैसा भी आप नाम देना चाहें। भारत बांग्लादेश के बीच वर्तमान में कितने पारगमन मार्ग प्राप्त हुए हैं, कितने संभावित हैं? एक भी पारगमन मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है। पारगमन मार्ग कितने, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आने जाने का रास्ता एक अलग है, बेनापोल, पेट्रोपोल, जो मेजर ट्रांजिट रूट है। ट्रांजिट का मतलब होता है व्यापार, ट्रांजिट का मतलब आने जाने का रास्ता नहीं है। भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा और हैजोंग रिफ्यूजी का मुद्दा क्या है? समुद्री सीमा विवाद को लेकर हरिगंगा नदी, न्यू मूर द्वीप का मुद्दा क्या है? कई बार मुद्दे उठते हैं, खत्म हो जाते हैं। न्यू द्वीप मूर एक तरीके से, या कह लीजिए न्यू मूर आइलैंड, बंगाल खाड़ी में निकल गया था। कई बार, अब देखिए प्राकृतिक समस्या है, प्राकृतिक चैलेंज है, तो समुद्र में बंगाल खाड़ी में एक आइलैंड निकल गया था। उस आइलैंड पे भारत और बांग्लादेश दोनों ने दावा किया था। भारत ने कहा था कि ये आइलैंड हमारा है, और जब भारत ने इस पे अपना झंडा उंडा फहरा दिया तो बांग्लादेश ने आपत्ति की कि आइलैंड हमारा है। तो आप जानते हैं आइलैंड पे कंट्रोल करने का कारण क्या है? आपको संप्रभुता मिलेगी, ईजेड का विस्तार होगा, तो हर देश अपने आर्थिक फायदे, समुद्री सुरक्षा भी बढ़ेगी। या अगर आप जितने आपके आइलैंड सबसे बड़े हैं तो आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तो आप आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं। लेकिन इस पे बांग्लादेश ने विवाद किया, और बांग्लादेश ने तब विवाद किया था जब वहां पे भारत विरोधी सरकारें ज्यादा थी। लेकिन संयोग की बात है कि आज की डेट में भारत का म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, जिनके साथ हमारी समुद्री सीमाएं मिलती हैं,
उन सभी के साथ हमारे कोई भी समुद्री सीमा विवाद नहीं है। संयोग की बात है कि न्यू मूर आइलैंड समुद्र के नीचे चला गया और उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, जो श्रीलंका में हमने बताया था 1982, इसके हिसाब से हमने भारत और बांग्लादेश के बीच में समुद्री सीमा भी तय कर ली। इस समुद्री सीमा के हिसाब से अगर आज की डेट में वो न्यू मूर आइलैंड रहा होता तो भारत का होता। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि देखिए, एक एग्जाम्पल इंडिया का है, दूसरा एग्जाम्पल चाइना का है। साउथ चाइना सी के मुद्दे पे जाइए, चाइना पड़ोसी देशों को बिल्कुल भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। अब चाइना का अप्रोच आप देख लीजिए। यानी हमारा जो समुद्री सीमा का विवाद है वो कुछ मिला के केवल पाकिस्तान के साथ है। और ये फिर प्रमाण दिखता है कि झगड़े का मूल कारण क्या है? राजनीतिक, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, प्रभुत्व, पानी, नदी, समुद्र, सब झगड़ा है ही नहीं है। तो हमने सारे पड़ोसी देशों के साथ नियम से झगड़े का समाधान कर लिया है। यही तो है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अन्यथा भारत तो विशाल देश है, बांग्लादेश के समुद्री सीमा को हम हड़प ले, पड़ोसी के समुद्री सीमा को हड़प ले तो पड़ोसी हमसे लड़ने की क्षमता में नहीं है। हम नेपाल की जमीन को हड़प लें, कई बार हम, बल्कि नेपाल टुटला कई बार कह देता है बृहद नेपाल। हमने कहा भाई ये क्या कह रहे हो? क्या बृहद नेपाल का मतलब है कि उनका सिक्किम का जो इलाका है वो भी हमारे पार्ट में शामिल होना चाहिए? हमने कहा ये सब काम मत किया करो। तो कई बार हमारे यहाँ तो छोटे देशियों को धमका देते हैं। फिर चकमा और हेजोंग। देखिए, चकमा, किसी को चकमा नहीं देते। चकमा चिटगांग पहाड़ियों पर रहने वाले बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो चकमा, इसका मतलब है पश्चिम बांग्लादेश में, यानी पहले पूर्वी पाकिस्तान में। तो बांग्लादेश में चकमा बौद्ध धर्म को मानते हैं, चटगांव की पहाड़ियों पे थे। लेकिन एक खास बात हमने पहले बता दिया था कि बांग्लादेश में कई समस्याएं हैं। जमीन कम है, नंबर 1, जनसंख्या का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, नंबर 2, और तीसरा, जब आप देखेंगे जमीन और पानी के झगड़े होते हैं तो मूल झगड़े तो पॉलिटिक्स से होते हैं। तो कई बार जमीन, पानी और भौतिक झगड़े को बड़ी आसानी से धार्मिक झगड़े में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक झगड़ा कैसा होता है? भावनात्मक होता है। तो कई बार पॉलिटिशियन ये बहुत जानबूझकर ऐसा काम करते हैं और दुनिया के हर देश में हर जगह ऐसे काम कई बार किए जाते हैं। तो उस झगड़े को कहीं न कहीं धार्मिक आधार भी देने का प्रयास किया गया, तो वहां से चकमा के लोगों को भगा दिया गया चटगांव की पहाड़ियों पर। मूल मुद्दा उसमें था शक्ति संघर्ष, क्योंकि आप याद रखिए, धर्म के आधार पर कोई किसी को रहने देता, कोई किसी को परमिशन देता, तो रोहिंग्या शरणार्थियों को इंडोनेशिया, मलेशिया अपने यहाँ रहने की इजाजत दे देता। इंडोनेशिया इस्लामी देश है, रोहिंग्या इस्लाम को मानते हैं, कोई इस्लामी देश इनको शरण देने को तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब है हर राज्य पहले नैतिक सरोकारों के बजाय, धर्म के मानदंडों के बजाय अपने सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को देखता है, उसके बाद ही वो कोई निर्णय लेगा। इसे पॉलिटिक्स में भावनात्मक मुद्दा ये हम हर चीज को धर्म के नजरिए से देखते हैं। जो पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं उनके धर्म एक पपेट है। धर्म क्या है कि पासा है, वो इधर उधर फेंक के अपने काम बनाते रहते हैं, वो पॉलिटिक्स है। आम आदमी इसमें पिसता रहता है। तो चकमा शरणार्थी वहां से आए और उसके बाद हमने अरुणाचल में उनको बसाया। इसका मतलब ये भी है कि इसका ये सीधा एग्जाम्पल है कि पड़ोसी देश की समस्या से आप बच नहीं सकते। पड़ोसी देश की समस्या में कहीं न कहीं पड़ोसी देश में संबंध अच्छे होने ही चाहिए। तो चकमा, हेजोंग, ये सब बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी हैं जो उनको नॉर्थ ईस्ट में बसा रखा है। अब नॉर्थ ईस्ट में बसाने पर भी अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यही तो हमने किया कि जो मान लो बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं उनको हम यहाँ पे बसा दें। उस एक्ट में गड़बड़ी यह है कि हमने कहा है केवल हम हिंदुओं को बसाएंगे, ये गैर मुस्लिम को बसाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं भैया हम किसी को नहीं बसने देंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए उत्तर प्रदेश का भी आदमी बाहरी है, बांग्लादेश का भी व्यक्ति बाहरी है। ये विवाद इसलिए बनता रहता है। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है, आगे बता भी देंगे, नॉर्थ ईस्ट की समस्या तो सारी कहीं न कहीं बांग्लादेश और पड़ोसी देशों से उत्पन्न होती है। अब मिजोरम में समस्या है तो सारे शरण का, म्यांमार में समस्या है तो शरणार्थी कहाँ भाग भाग के आ रहे हैं? भारत में। तो समस्या बांग्लादेश में हो, समस्या
अब आप देखेंगे कि म्यांमार में हो। अब म्यांमार में समस्या हो रही है, चीन प्रजाति के जो लोग हैं मिजोरम में भाग के चले आ रहे हैं। अब हम उनको बसाएं कहाँ? और मणिपुर में होने वाली हिंसा में म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की भी एक भूमिका है। अब ये पड़ोस का फर्क है। अच्छा, किसी ने एक सवाल पूछा है कि अब 2022 का भी सवाल है, ये मेंस का, भारत बांग्लादेश के बीच जल सहयोग बढ़ाने हेतु आवश्यक कदमों की विवेचना कीजिए। अब मान लीजिए हमने जल तो मामला पढ़ लिया, ऐसा मामला है क्या, आप क्या लिखेंगे? जल सहयोग बढ़ाने हेतु कदमों की विवेचना कीजिए, हमने तो विवाद लिखा। तो जल सहयोग बढ़ाने हेतु क्या क्या कदम आप बताएंगे? देखिए, ये आप में एप्लीकेशन चाहिए, यानी आपने जो बात एकदम से पढ़ी हुई है एग्जैक्टली वही एग्जाम में आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यही आपकी बुद्धिमत्ता है, आप हमेशा उस विचार पे बात करिए कि अगर वो टॉपिक हमने पढ़ लिया, कोई भी सवाल आ जाएगा तो मैं उसको हल करूंगा। कैसे? सोच के देखिए, क्या उपाय बताएंगे आप? क्या उपाय बताएंगे? पहले से भी आयोग है, अच्छी बात आपने पॉइंट आउट किया। यही मैं पहले भाई अभी हमने बता दिया, रिवर वाटर रिवर ज्वाइंट कमीशन, संयुक्त नदी जल आयोग। तो संयुक्त नदी जल आयोग तो होना ही चाहिए, उसके कार्य को और बढ़ावा दिया जाए, पहली बात। दूसरा, आप याद रखें, हाइड्रो डाटा शेयर किया जाए। जब हम संयुक्त नदी जल आयोग बनाते हैं, ये बात आप कैसे सीख सकते हैं कि मान लीजिए चाइना में तिब्बत में बरसात हो गई, तिब्बत के द्वारा पानी खोला जाएगा। उसके पहले वो हमें वार्न कर देते हैं। पहाड़ी नदियों पर खास बात होती है कि अगर कहीं पानी टेहरी डैम से छोड़ा जाएगा, टेहरी डैम के नीचे जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि पानी छोड़ा गया है, जिससे सतर्क हो जाए कि पानी वाटर लेवल बढ़ेगा। तो हाइड्रो डाटा शेयर किया जाए, जिससे विश्वास बढ़ेगा कि भारत तरफ अगर बरसात हो जाए तो हम तुरंत बांग्लादेश को अपडेट कर दें कि इधर पानी की मात्रा बढ़ेगी, आप इसको देखिए मैनेज करिए। तो दूसरी बात है, हाइड्रो डेटा शेयर किया जाए, और हाइड्रो डेटा शेयर करने से मतभेद भी कम होंगे, सभी के पास पता होगा कि पानी की मात्रा कितनी है। तो संयुक्त नदी जल आयोग का प्रभाव बढ़ाया जाए, हाइड्रो डेटा शेयर किया जाए। तीसरा, वाटर विवाद के बजाय एक और मामला हो सकता है, भारत और बांग्लादेश में 54 नदियां हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। हमने एग्जाम्पल आपको नहीं बताया था कि हम वाराणसी से होते हुए हम गए गुवाहाटी बाय ढाका। यानी अगर 54 नदियां हैं तो आपको लगता नहीं नदी टूरिज्म का बहुत बड़ा स्रोत हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा माध्यम है, और नदी का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा सस्ता होता है। और भारत तो लगातार कह भी रहा है कि वाराणसी से हल्दिया तक जो हमने गंगा कॉरिडोर बनाया है उसका विस्तार बिल्कुल हम बांग्लादेश तक कर दें, विवाद के बजाय सहयोग आ जाएगा। और तीसरा अगला मुद्दा आप देखेंगे, अगला मुद्दा क्या है, अगर हम पानी का झगड़ा हल करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं हम ऐसे पावर प्लांट बना सकते हैं जो स्वाभाविक रूप में दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। भारत नेपाल के बीच में अगर जल का समझौता हो जाएगा तो आधा बिहार बाढ़ की समस्या से बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए प्रॉब्लम यह है कि बांग्ला जब भी मान लीजिए तीस्ता पे, आज तीस्ता है कल कोई नदी हो जाएगी, इतना ही फर्क आएगा। यार में कुछ भी जियोपॉलिटिक्स वही है, मुद्दा वही होगा। जिसे आप करंट अफेयर कहते हैं, मान लीजिए आज तीस्ता है, कल सुई नदी हो जाएगी, कल मोहरी नदी हो जाएगी, कोई न कोई नदी तो होगी। भाई पाकिस्तान के साथ क्या होता है, कहीं हम एक डैम बनाएंगे उसमें दुलहस्ती, सलाल, वो किसी न किसी प्रोजेक्ट पर विवाद करेगा। जब प्रोजेक्ट विवाद करेगा तो फिर सिंधु नदी जल समझौते का मुद्दा आगे जाएगा, मुद्दा वही रहेगा। इसलिए आप याद रखिए, भारत बांग्लादेश के बीच में संबंधों, पानी के विवाद को देखने का एक दूसरा भी तरीका है। और वो तरीका क्या है कि अगर हम भारत इसे डैम बनाता है, बैराज बनाता है, तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के लिए भी सहायता होगी, क्योंकि बांग्लादेश को भी बाढ़ से बचाया जा सकता है। ये हम कदम के उपाय कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप लिख देंगे, हम राजनीति में समस्या का समाधान पानी थोड़े है, तकनीकी थोड़े है,
समस्या का मूल समाधान क्या है? राजनीतिक। इसके बावजूद छोटे पड़ोसी देशों को भारत एक तरफा छूट देने के लिए तैयार होता है। ये निष्कर्ष आप लिख देंगे। तो यही हमने पढ़ा, उसी समय 4-5 पॉइंट अब निकाल लिया। यही टेंडेंसी सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको इस एग्जाम में सफलता के लिए टेंडेंसी होनी ही चाहिए। ये टेंडेंसी, और कई बार तो देखिए ये दरअसल लगातार सीखते हैं। मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था तो मैंने पूछा भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ठीक लगता है? तो उसने कहा ये सब जो सोशल साइंसेज है वो बड़ा बेकार लगता है। मैं थोड़ा चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा भाई मैं तो वही पढ़ाता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे एग्जाम में लिखते हो? उसने कहा कि एक बार कुछ भी एग्जाम में आता है लपेट के लिख देते हैं। मैंने कहा हैं? ये 9th का 8th का बच्चा जानता है लपेटना किसे कहते हैं? यही तो मैं बच्चों को बताता हूँ। हम कहा यार तुम तो बड़े होशियार, लपेट के लिख देते हो। तो हमने कैसे? तो उसने बताया कैसे आया था रिजर्वेशन का मामला। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होता है रिजर्वेशन। लोकसभा, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, इसी करके हमने लपेट के लिख दिया और हमें पूरे मार्क्स मिल गए। हमने कहा ओह माय गॉड, यही तो है। यही आपका सवाल का उत्तर है। लपेटना सीखिए। बहुत सारे मामलों में दिन भर आप लपेटते रहते हैं, वैसे पढ़ाई में लपेटना है। आगे बढ़े। कहाँ पे थे हम लोग? भारत चीन हो गया था या खत्म हो गया था? हाँ, बस इतनी बात ध्यान रखने की, मान लीजिए जल विवाद का मुद्दा है, इंट्रोडक्शन वही होगा जैसे हमने बताया था ये दक्षिण एशिया में। अब मान लीजिए जल विवाद का मुद्दा आ जाए, सीधा सीधा तीस्ता पे मत आ जाइए, गंगा पे मत आ जाइए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दीजिए कि दक्षिण एशिया में राज्यों के बीच जल विवाद एक नई चुनौती है, लेकिन जल विवाद को हम सहयोग के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद फिर माध्यम को लेकर आगे बढ़िए। चाइना के बारे में 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए। चाइना को हम ऐसे अलग देखेंगे, हम तो अलग देखेंगे, लेकिन फिर अब केवल 2-4 पॉइंट यहाँ कंपैरिजन सारे जल विवाद कर रहे थे, यहाँ भी लिख लीजिए पहला पॉइंट। यानी भारत चीन जल विवाद, भारत चीन जल विवाद। पहला पॉइंट लिख लीजिए। भारत चीन जल विवाद पहला पॉइंट। आरंभिक रूप में तिब्बत को भारत और चीन के बीच एक बफर क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया। तिब्बत को भारत और चीन के बीच एक बफर क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया। परंतु वर्तमान में तिब्बत चीन के लिए जल भंडार के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभर गया है। जल भंडार के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभर गया है। ये देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स का मतलब बफर स्टेट। एक बार नेहरू से पूछा गया था कि चीन हमारी सीमा पर नियंत्रण कर रहा है तो हम क्या उपाय करें।
तो नेहरू ने जवाब दिया था कि बहुत चिंता करने की बात नहीं है, वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां घास का तिनका भी नहीं उगता। लेकिन आज की डेट में आप देखें, वाटर पॉलिटिक्स, हाइड्रो पॉलिटिक्स बड़ा बहुत महत्व पड़ रहा है। और चीन से होके ही, तिब्बत से होके नदी आ रही है सिंध, तिब्बत से होके आ रही है मेकोंग, तिब्बत से होके आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो आप समझ सकते हैं आने वाली दुनिया में पानी का महत्व कितना ज्यादा बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज आएगा, पानी का महत्व बढ़ेगा, और पानी का महत्व बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप में तिब्बत का महत्व बढ़ रहा है। तो अब तो तिब्बत का बड़ा महत्व बढ़ गया, एक नया महत्व आ गया है। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना के लिए माना जाता है जहां औद्योगिक गतिविधि बढ़ेगी, और चाइना तिब्बत के क्षेत्र से पानी को पीछे ट्रांसफर करना चाहता है। यदि भौगोलिक रूप में जो बड़ा कठिन क्षेत्र है, क्योंकि तिब्बत का पार्ट नीचे है और बाकी चीन का पार्ट ऊपर है, तो वहां से वाटर को सप्लाई हो पाएगी, वाटर को रिवर्स कर दिया जा पाएगा, बड़ा कठिन है। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के सारे पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, और चाइना सीरीज ऑफ डैम बना रहा है। और आप याद रखिएगा, दुनिया में जब हम स्ट्रेटेजिक तरीके से देखते हैं, पानी को सामरिक रूप में देखिए तो पानी को हम वार के रूप में यूज कर सकते हैं। हमने कोई डैम बनाया तो डैम को एक वार के एक तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि रसिया ने यूक्रेन के एक डैम पे हमला कर दिया। और जरा सोच के देखिए, अगर कल के भाखड़ा नांगल डैम पे कोई हमला कर दे, दिल्ली वैसे बह जाएगी। साराप का डिफेंस हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सारी सेनाएं हमारी दिल्ली से चल रही हैं। लेकिन दिल्ली को बहाने का हमारे पास सबसे आसान तरीका है, हम भाखड़ा नांगल डैम को, टिहरी डैम अचानक तोड़ दें, देहरादून ऋषिकेश पास की पत्तों की तरह बह जाएगा। ये नए खतरे हैं। इसका मतलब हर चीज को हम जब जियो पॉलिटिक्स हिसाब से देखेंगे तो मामला लगाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे, मामला लगा जाता है। अब इसीलिए आप देखेंगे, वैसे भी चाइना अगर बांध बना रहा है तो वैसे चाइना को अधिकार तो ही है। चाइना रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट बना सकता है। चाइना को, चूंकि हमने भी कल बताया कि भाई नदी में जब भी पानी का बंटवारा होता है, एक ऊपर वाला राज्य है तो नीचे वाला राज्य है। कोई भी ऊपर का राज्य नीचे के राज्य के पानी के वितरण को रोक नहीं सकता। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है या मान्यता है। मान्यता है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा लोग रोकते नहीं। तो चाइना यही कह रहा है कि हम रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इससे फिलहाल विवाद नहीं है। लेकिन कल के लिए अगर पानी रोक लिया तो, और भारत और चीन के बीच मान लीजिए कभी सीमावर्ती क्षेत्रों में झगड़ा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में तवांग में कोई वार हुआ, और चीन ने केवल डैम का पानी खोल दिया, सारी सेना तो वैसे बह जाएगी। चीन तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गया, और किसी भी मामले में अगर डैम क्षतिग्रस्त हुआ तो भी हम बहेंगे, वो पानी खोलेगा तो भी हम बहेंगे। इसलिए आज की दुनिया में वार करना बड़ा डेंजरस है, और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यदि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग 2006 में एक बड़ा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने इस बात पे बड़ी आपत्ति की है। उसने कहा बड़े बड़े डैम बनाए जाने बिल्कुल बंद कर दिए जाए। एक जमाना, यह विषयांतर है, ये मुद्दा यहाँ पे पॉलिटिक्स का नहीं है, ये पर्यावरण का मुद्दा है। पर्यावरण के लोग बहुत सारे कहते हैं कि जितने हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं, एक जमाना था कि जब हम कहते हैं कि भाखड़ा नांगल डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम है, इस मामले में हम बड़ा फक्र से कहते थे एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। यानी, और एक विद्वान है माइकल शुमाकर, उन्होंने कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किताब लिखी है। छोटा अच्छा है या बड़ा अच्छा है? बड़े बड़े बांध बना देंगे, कल सिल्टेशन हो जाएगा, बांध बेकार हो जाएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खत्म होगी, पर्यावरण का विनाश होगा, पारिस्थितिक संतुलन होगा। इसलिए तो अब टेहरी बनाने के खिलाफ, हमारे यहाँ तो टेहरी बनाने के खिलाफ कितने बड़े आंदोलन नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड में आया था। ये एक अलग इशू है, लेकिन बांध एक बड़ी चैलेंज बन गया है। अब चाइना क्या कर रहा है? अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से है,
जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। चीन नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। चीन नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। जिसके द्वारा चीन नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है, जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों की एक श्रृंखला बनाई जा रही है। बांधों की श्रृंखला बनाई जा रही है। और अब जरा देखिए अरुणाचल से कितना नजदीक है ये। अरुणाचल से ये करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल अरुणाचल के पास में, तवांग के पास में। और संयोग की बात है अरुणाचल पर चीन का दावा भी है। ये भारत चीन में आपको बता देंगे। अब क्या लिखा आपने? श्रृंखला बनाई जा रही है। चीन का तर्क है चीन का तर्क है उसके द्वारा निर्मित परियोजनाएं केवल रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट है। केवल रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा जल का विस्थापन नहीं किया जाएगा। अपितु जल के नियंत्रण के द्वारा जल विद्युत क्षमता का विकास किया जाएगा। जल के नियंत्रण के द्वारा जल विद्युत क्षमता का विकास किया जाएगा। अगला पॉइंट, भारत चीन के बीच वर्तमान तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए इस परियोजना के भू राजनीतिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। भू राजनीतिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में चीन
अरुणाचल पर अपना दावा व्यक्त करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में चीन अरुणाचल पर अपना दावा व्यक्त करता है। और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ही निकट है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ही निकट है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ने के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत के साथ हाइड्रो डेटा भी साझा नहीं किया। हाइड्रो डेटा मतलब जल की मात्रा। चीन ने भारत के साथ हाइड्रो डेटा भी साझा नहीं किया। परंतु अच्छा ये बात यहाँ पे परंतु बोल के अगले पॉइंट से लिख लीजिए। यहाँ यह मुद्दा उल्लेखनीय है कि चीन के द्वारा किसी भी पड़ोसी देश के साथ जल विवाद के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है। जबकि भारत ने पड़ोसी देशों के साथ जल विवाद को हल करने के समझौते किए हैं। इसलिए कहा जाता है कि चीन नियम आधारित विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। नियम आधारित विश्व व्यवस्था अंडरलाइन रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इसलिए कहा जाता है कि चीन नियम आधारित विश्व व्यवस्था को नहीं मानता या स्वीकार नहीं करता। चीन नियम आधारित विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। परंतु दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों बांग्लादेश के साथ मिलकर
जल समझौतों के लिए और बांग्लादेश के साथ मिलकर जल समझौतों के लिए चीन पर दबाव का प्रयोग किया जा सकता है। जल समझौतों के लिए चीन पर दबाव का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि क्या भारत मना कर दे कि चीन बांध बनाए न, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमने भी तो ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाया है। तो भाई जिसके भूभाग में जो नदी बहती है उतने हिस्से से उतने शेयर पर उसका पानी होगा ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि उतना भी पानी वो नहीं लेगा। इसलिए एक सामान्य समझौता हो सकता है। और सच माने भविष्य किस बात का है? वाटर शेयरिंग का नहीं है, वाटर कंजर्वेशन का। क्योंकि हकीकत की बात है कि ग्लेशियर कम हो रहे हैं, वर्षा की मात्रा कम हो रही है, पानी लेने वाले लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम वाटर शेयर को वाटर कंजर्वेशन में परिवर्तित कर पाए। तो निष्कर्ष आप लिख लीजिए। जलवायु परिवर्तन के साथ, निष्कर्ष लिखिए, जलवायु परिवर्तन के साथ नदी जल विवाद का मुद्दा और जटिल होगा। जलवायु परिवर्तन के साथ नदी जल विवाद का मुद्दा और गंभीर होगा, क्योंकि बरसात की प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए परस्पर सहयोग के माध्यम से राज्यों को जल संरक्षण के संदर्भ में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के संबंध में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के संदर्भ में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। संयुक्त नदी जल आयोग के गठन के द्वारा इसे संस्थात्मक रूप भी दिया जा सकता है। संयुक्त नदी जल आयोग के गठन के द्वारा इसे संस्थात्मक रूप भी दिया जा सकता है। संयुक्त नदी जल आयोग के गठन के द्वारा इसे संस्थात्मक रूप भी दिया जा सकता है। तो देखिए वही नजरिए का फर्क है। पानी हर चीज, देखिए हर चीज झगड़े का भी कारण हो सकती है, हर चीज सहयोग का भी कारण हो सकती है। अब हो सकता है कि गांव में कोई दो व्यक्ति आपस में किसी जमीन पे झगड़ा कर रहे हो, तो उसका समाधान है उस दोनों जमीन पे खेलने का मैदान बना दिए, सब लोग खेलें। यही तो नजरिए का फर्क है। उदारवादी कहते हैं नहीं भाई संघर्ष होगा, उदारवादी कहते हैं सहयोग होगा, यथार्थवादी कहते हैं संघर्ष होगा। यही जीवन के दो पहलू हैं। तो अब इस बात का निश्चित उत्तर नहीं है, परिस्थितियों पे ही निर्भर करता है, और झगड़ा करने वाले लोग क्या सोचते हैं इसी बात पे निर्भर करता है। अब हम फिर यानी बांग्लादेश के साथ हमने शुरू किया था संबंध, और मुद्दा था पानी का। तो पानी के मुद्दे में पाकिस्तान, चाइना सबको एक साथ देख लिया। इसका मतलब है जल के मामले में कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला हमारे पास नहीं है जो सबके लिए अप्लाई कर दे। सब देशों के साथ संबंध अलग अलग है। तो चीन के लिए एक तरफा छूट देने का मसला बनता ही है। चीन खुद ही पावरफुल देश है, चीन ऊपर स्थित देश है। चीन हमें प्रभावित कर सकता है पानी के मामले में, हम पाकिस्तान को प्रभावित कर सकते हैं। कंडीशन अलग अलग है।
इसलिए कहा जाता है कि पानी के लिए कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन सच मानिए पानी के मामले में सहयोग आगे बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे यूरोपीय देशों में पानी के मुद्दे को लेकर झगड़ा नहीं है, सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर झगड़ा नहीं है। अगर 27 यूरोपीय देश एक साथ आ सकते हैं, 10 आसियान देश एक साथ सहयोग कर सकते हैं, तो दक्षिण एशिया में सहयोग क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो सहयोग हो ही सकता है। लेकिन बांग्लादेश में आखिरी पॉइंट आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के मामले में जो आखिरी पॉइंट्स है कि हमने पहला बताया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसी है बांग्लादेश की, फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया है जल का विवाद कहाँ है, विवाद होता क्यों है, और विवाद के भी कारण डोमेस्टिक ही है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहीं भी कोई विवाद होगा तो कहा भी जाता है कि फॉरेन पॉलिसी का विश्लेषण 3 पॉइंट पे होता है, घरेलू परिस्थिति, क्षेत्रीय वातावरण और वैश्विक परिस्थितियां, ये 3 मुद्दे हैं। अब बांग्लादेश में ऐसा क्या है जो हमें प्रभावित कर रहा है और क्या प्रॉब्लम आने वाली है, हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। अब यही करंट अफेयर कर लीजिए, यही 7 जनवरी को बात तय हो जाएगी, 7 जनवरी को बात तय हो जाएगी कि होगा क्या, लेकिन इस बात को लिख लीजिए। बांग्लादेश में निर्वाचन या बांग्लादेश का संसदीय चुनाव, भारत का नेपाल के साथ जल विवाद, देखिए हमारा नेपाल के साथ जल विवाद नहीं है, कुल मिला के नेपाल के साथ तो सहयोग की बात की जाती है। हमारा नेपाल के साथ क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन की बात चल रही है, ये बात अलग है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन होगा तो बिहार बाढ़ से वैसे ही बच जाएगा, बिहार बाढ़ से बच जाएगा। और हकीकत की बात यह है, कई बार इसलिए कहा भी जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में राज्य को भी पहल करनी चाहिए, और कहा जाता है कि बिहार की तरफ से भी पहल होनी चाहिए कि नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन आ जाए। तो जब तक बांग्लादेश पहल नहीं करेगा, जब तक पश्चिम बंगाल की पहल नहीं होगी, तो हम बांग्लादेश के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे। वैसे फॉरेन पॉलिसी में राज्य का भी तो रोल है। तो नेपाल के साथ हमारा कोई जल विवाद है नहीं, वहां पे तो वाटर शेयरिंग की बात है। हम तो चाहते हैं सारी, जैसे भूटान में क्या किया है हमने, भूटान में सारा परियोजनाएं हमने बनाई है, 100% फंडिंग हमने किया है, क्योंकि भूटान इतनी बड़ी परियोजना बना नहीं सकता, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, सारा परियोजना हमने बना दी है। और भूटान का पानी हम ले रहे हैं, उसके बदले भूटान को हम इतना पैसा दे रहे हैं, सारा हमने परियोजना बना दी। लेकिन उस समय ऑपरेशन परियोजना का भूटान कर रहा है, यही बात नेपाल ने नहीं करने दी। नेपाल ने कहा भारत अगर यहाँ पे जल परियोजना बनाएगा तो भारत नदी का पानी पी जाएगा, भारत आधिपत्यवादी रवैया अपनाएगा। इसका क्या है, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण कैसे कुछ पार्टीज देश को बर्बाद करती हैं। ये दुनिया में हर जगह होता है, और यही इसे कहा भी जाता है जनता पढ़ी लिखी होनी चाहिए। नहीं, हिटलर तो इसी दुनिया में ही आया था और जनता के सहयोग से आया था। कई बार जनता के भलाई के नाम पर कई पॉलिटिकल पार्टी देश का बड़ा नुकसान करती हैं, दीर्घकालिक नुकसान करती हैं। नेपाल तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब बताइए वो पानी कहाँ लेके जाएंगे, पहाड़ की नदियां हैं, पानी तो अंत नीचे आएगा ही आएगा, और पानी जाके समुद्र मिल जाएगा, आपको ठंडी नहीं मिला। और उसी पानी का हम पैसा देने को तैयार हैं, पूरा लगाने को तैयार है, मशीन 100% खर्च करने को तैयार है, उसके बदले में क्या लेंगे, कुछ पानी हम भी ले लेंगे। इतना बनता है कि नहीं दोस्तों? इतना पैसा हमने लगाया, इतना मशीन लगाया, सारी पैसे कवन, तो अगर मान लीजिए आधा पानी हम ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर ये नेपाल के साथ सहयोग हो गया तो नेपाल ऐसा चमकता कि आधा बिहार अपने आप प्रकाशित हो जाता। और आज के दिन में नेपाल का बावरापन देखिए कि नेपाल हमसे बिजली खरीदता है, हमसे बिजली खरीद रहा है, जबकि नेपाल अगर अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का पूरा उपयोग कर ले तो नेपाल हमें बिजली बेचे, और नेपाल बिजली बेचेगा, पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा दंदना के फिर वो हिमालय में बंसी बजाएगा। लेकिन हिमालय में तमंचे पे डिस्को कर रहा है, बंसी बजाने का मन नहीं कर रहा उसका। यही तो प्रॉब्लम माओवादियों ने किया। क्या कमाल की बात करते हो यार। अरे भारत से खरीद क्यों रहा है? क्योंकि इसके पास नहीं है। हम क्या खरीदेंगे, बाहर से क्या खरीदेंगे जो हमारे पास नहीं होगा? तो उसके पास बिजली नहीं है, और ठंडी में बिजली नहीं होगी तो पोखरा में कौन जाएगा? पोखरा नेपाल का बड़ा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो हिमालय के एवरेस्ट का बिल्कुल निकट का स्थान है। पोखरा में गर्मी में भी टेम्परेचर माइनस में रहता है। क्या लिखा आपने?
अब देखिए, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव से एक सैद्धांतिक मुद्दा हम लेंगे। ये हमारे लिए घटना नहीं है। हमारे लिए घटना का इंपॉर्टेंस ज्यादा है विचार का, संकल्पना का। तो हर घटना को हम संकल्पना में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि घटना को संकल्पना में कैसी, आपके पास आर्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, कभी आप आईआर पढ़ रहे हैं और आपको लगा, कहीं देखा कि भारत नेपाल के बीच में 5 पॉइंट पर समझौता हुआ। जैसे प्रधानमंत्री नेपाल गए तो न्यूज़पेपर में कैसे आता है कि अयोध्या और जनकपुर के बीच बस यात्रा शुरू हो गई, अरुण 3 परियोजना का शुभारंभ हुआ, प्रधानमंत्री ने रेल लाइन का उद्घाटन किया। ऐसे पॉइंट, रुपे कार्ड का प्रयोग किया गया। अब इसको कॉन्सेप्ट में कैसे चेंज करेंगे? आधारभूत संरचना का विकास है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। आधारभूत संरचना का विकास है या रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का विकल्प है। ऐसे अयोध्या और जनकपुर के बीच में ये बस सेवा है, सांस्कृतिक कूटनीति है। कॉन्सेप्ट कैसे फैक्ट से कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं, इसे पढ़ाई का तरीका। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो हर फैक्ट बड़ी आसानी से हिस्टोरिक रूप में याद कर जाएंगे। केवल फैक्ट याद करना सोचेंगे, किसी काम को नहीं होगा। हमारे एग्जाम कॉन्सेप्चुअल है या फैक्चुअल है? पीटी में आप क्या करते हैं? फैक्ट रखते हैं, इसीलिए टोटे। कमाल की बात है। पूरा आईएएस का एग्जाम कॉन्सेप्चुअल है, आप याद रखिएगा। लॉजिकल है। जहां फैक्ट भी पूछेगा, जरा सोच के देखिए, ये नहीं पूछा पहला संविधान संशोधन क्या है, उसने पूछ दिया पहले संविधान संशोधन क्या हुआ था। ध्यान से आप देखिए, दिखने में लग रहा फैक्ट है, उसने टेस्ट किया कॉन्सेप्ट। एग्जाम का लेवल अलग है और हम अलग दिशा में भागते हैं। पेपर देखिए तब तो आप देखेंगे, अच्छा मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। अब मानिए ना, हमारे बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं, बाहर के लोग नहीं मानते। और जब अभी 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 मेरे पास एक फिर मेरी स्टूडेंट आई, उनका सर आपकी किताब में फैक्ट कम है। क्या फैक्ट? हम के जितने फैक्ट हैं जरूर से ज्यादा है। इसी बात को अच्छे से पढ़ लिए, क्लास भी आप कर रहे हैं, नोट्स भी मिल जा रहा है, उससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। बस लॉजिकल देखिए, कोई भी चीज है कारण चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके बाद उसके पीछे सारी कहानी चाहिए, उसके बाद हम फैक्ट पे जाएंगे। आंख बंद करके फैक्ट रटेंगे तो आईएएस की पीटी में प्रॉब्लम आएगी, आप याद रखिएगा। ये बात उतनी ही सच है, चाहे आज कहिए, चाहे कल मानिए, चाहे परसों मानिए। मेरी बात तो आप मान ही ले, आगे लिख लीजिए, क्या मैं बताऊं। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे, लिख लीजिए इस बात को। दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अभी भी संस्थाकरण नहीं हुआ है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अभी भी संस्थाकरण नहीं हुआ है। और यह संयोग का विषय है कि पाकिस्तान में सेना के हस्तक्षेप से लोकतंत्र बाधित हुआ। पाकिस्तान में सेना के हस्तक्षेप से लोकतंत्र बाधित हुआ। श्रीलंका में शक्ति के केंद्रीकरण से समस्या उत्पन्न हुई। श्रीलंका में शक्ति के केंद्रीकरण समस्या उत्पन्न हुई। और देखिए श्रीलंका में ऐसा क्यों हुआ? महिंदा राजपक्षे शासन में आए। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सगे भाई थे
और उन्होंने सारे निर्णय एक तरफे लिए, पूरा पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। यानी हम देखिए, बड़ी संयोग की बात है, पाकिस्तान में भी केयरटेकर गवर्नमेंट, पाकिस्तान में भी केयरटेकर गवर्नमेंट, और वही मांग बांग्लादेश में की जा रही है। यानी जरा सोच के देखिए, भारत किस जोन में है, किस अस्थायित्व जोन में है। अगर हमने लोकतंत्र को आज तक संभाल रखा है, ये आप याद रखिए 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। हमारे पाकिस्तान हलाकान है, सेना हमेशा पूरे शासन की चाबी किसके हाथ में होती है? सेना के। तो सेना पॉज करता रहता है, थोड़ा इमरान खान को ला देगा, फिर इमरान खान को सीधा क्लीन बोल्ड किया। इमरान खान को सिक्सर लगाने वाली सेना थी और क्लीन बोल्ड करने वाली पाकिस्तान। देख लीजिए श्रीलंका, भारत के अलावा जहां डेमोक्रेसी स्टेबल रही उस देश का नाम है श्रीलंका, लेकिन महिंदा राजपक्षे ने शक्तिमान बनने के चक्कर में ऐसा पावर कंसंट्रेशन किया, ऐसे निर्णय लेते चले गए, श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन उस निर्णय में कुछ परिस्थितियों का भी योगदान था, उसमें था कोविड-19। इन देशों की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस है, छोटे छोटे देश हैं, इसे आप याद रखिए, छोटे देश और बड़े देश के बड़े बड़े नुकसान है, फायदे हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने का फायदा कोरोना के समय समझ में आया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का फायदा क्या है? ज्वाइंट फैमिली का फायदा क्या है? अगर आप अभी अपने छोटे भाई को, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है जिस समय आप कमजोर हो वो कमान संभाल ले। लेकिन हमने किसी को ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा हमारा हमारा हमारा, तो बाद में हो सकता है आप ही अक्षम हो जाएं, आपके परिवार से कोई सक्षम व्यक्ति ना पाए तो आप सीधे जाएंगे फिर। तो ज्वाइंट फैमिली के ये नहीं, इसलिए कहा जाता है बड़े राज्य के साथ रहना चाहिए छोटे राज्य के साथ। नेपाल बर्बाद, कोविड-19, भाई कोविड-19 में कौन एवरेस्ट चढ़ने जाएगा? किसी को आने जाने की सुविधा ही नहीं थी। नेपाल कोविड-19 के बाद नेपाल बर्बादी के द्वार पे, श्रीलंका ध्वस्त, पाकिस्तान बर्बाद, उसमें बचा केवल इंडिया। और आप याद रखिए, इंडिया एक इसलिए बड़ा देश है पहला, स्टेबल गवर्नमेंट थी दूसरा। बहुत, अब श्रीलंका में स्टेबिलिटी हुई ध्वस्त, पाकिस्तान में ध्वस्त। लेकिन बांग्लादेश में क्या कंडीशन है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। श्रीलंका पाकिस्तान में समस्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आ गई, बांग्लादेश में समस्या स्टेबिलिटी कारण हो रही है, और समस्या हो नहीं रही, समस्या पैदा की जा रही है शेख हसीना विरोधी ताकतों के द्वारा। ऐसा अनुमान है कि चुनाव तो शेख हसीना ही जीतेंगे, अनुमान है। भाई चुनाव में कुछ भी हो सकता है, हम तो एमपी और राजस्थान का अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं, राजस्थान का अनुमान लगाया सकता है, एमपी का थोड़ा कठिन है। एमपी का थोड़ा, राजस्थान का तो अनुमान लोग लगा ले रहे हैं। लोग कह रहे भाई एमपी में बहुत टाइट कॉन्टेस्ट है, लेकिन हमें लिखने की बात क्या है? क्या लिखा है? इसके विपरीत बांग्लादेश में, इसके विपरीत बांग्लादेश में पिछले 15 वर्षों से शेख हसीना ने शासन में प्रभावी स्थायित्व बना रखा है। पिछले 15 वर्षों से शेख हसीना ने प्रभावी स्थायित्व बना रखा है, जिसका प्रभाव पिछले 15 वर्षों से शेख हसीना ने प्रभावी स्थायित्व बना रखा है, जिसका प्रभाव बांग्लादेश की आर्थिक समृद्धि में भी देखा गया। जिसका प्रभाव बांग्लादेश की आर्थिक समृद्धि में भी देखा गया, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी बड़ी हो गई। यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक साइज क्या है? $411 बिलियन, ब्रैकेट में
बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक साइज है, इकोनॉमिक $411 बिलियन, और पाकिस्तान का है 347 बिलियन। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार है 347 बिलियन। अच्छा, दे पे भी बता दें, अभी थोड़ा बांग्लादेश क्राइसिस में है, अभी थोड़ा सा देखे थोड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, और कहा भी जाता है फॉरेक्स थोड़ा कमजोर पड़ रहा है अभी थोड़ी। देखिए कई बार इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम आती रहती है अलग अलग कारणों से, तो कहे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर है। लेकिन जरा सोच के देखिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगी, ये कमाल नहीं है? कितना कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये पाकिस्तान के गिरते हुए स्टेटस की कहानी है। अब जरा सोच के देखिए, पाकिस्तान की 347 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में आधा पैसा चीन लगा रखा है, इसके बावजूद ये हाल है। लेकिन पाकिस्तान गड़बड़ी कहाँ आई? अब देखिए, ये इस देश के लिए कहानी है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ क्यों नहीं सकता? बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और पाकिस्तान इतना, भाई जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जनसंख्या ज्यादा तो है, लेकिन पढ़ी लिखी आबादी नहीं है, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, अस्थायित्व है। दूसरी बात, आतंकवाद की समस्या है। तीसरी बात, और चौथी बात, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। बदनाम किसके लिए हो गया? हाफिज सईद के लिए। बदनाम हो जाना बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान में तो कोई क्रिकेट टीम खेलने नहीं जाना चाहती। अब बताइए कौन सा खतरों खिलाड़ी वहां इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा? चाइना का अकेले $60 बिलियन का प्रोजेक्ट सीपैक है, लेकिन उसे चाइना बनवा नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं वहां हमला हो जाए, कहीं वहां हमला हो जाए, कहीं वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए चाइना तो न होता तो पाकिस्तान का क्या होता, वो तो पता नहीं कौन सी कहानी आती। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं चाइना पे बिला वजह डिपेंडेंट होकर पाकिस्तान अपनी आफत बना ली है। चाइना तो भाई व्यापारी राज्य है। लेकिन ये कहानी, मतलब उसके बड़े सारे तर्क हैं, हम चाइना भी आगे देखेंगे, पाकिस्तान भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग आंकड़ा नहीं है, पाकिस्तान पीछे चला गया और बांग्लादेश आगे चला गया। तो ये तो बड़ी 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 कहानी है। लेकिन अगला पॉइंट अब लिख लीजिए। वर्ष 2011 में शेख हसीना सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। वर्ष 2011 में शेख हसीना सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन किया गया, ब्रैकेट में 15वां संविधान संशोधन, जो इस समय बहुत चर्चा में बार बार आ रहा है, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बांग्लादेश में काम चलाऊ सरकार के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसके द्वारा बांग्लादेश में काम चलाऊ सरकार के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। काम चलाऊ सरकार के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, परंतु बांग्लादेश में विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी दल मतलब बेगम खालिदा जिया, बांग्लादेश में विपक्षी दलों के द्वारा काम चलाऊ सरकार के नेतृत्व में, बांग्लादेश में विपक्षी दलों के द्वारा काम चलाऊ सरकार के नेतृत्व में
निर्वाचन की मांग की जा रही है। काम चलाऊ सरकार के नेतृत्व में निर्वाचन की मांग की जा रही है। यूरोपीय राज्य और अमेरिका बांग्लादेश, यूरोपीय राज्य और अमेरिका बांग्लादेश की आलोचना कर रहे हैं। यूरोपीय राज्य और अमेरिका बांग्लादेश की आलोचना कर रहे हैं, जिनके अनुसार बांग्लादेश में पिछला निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। जिनके अनुसार बांग्लादेश में पिछला निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। पिछला निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, परंतु भारत के द्वारा इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला माना जाता है। भारत ने इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहा। बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहा और हसीना सरकार की विजय का स्वागत भी किया। हसीना सरकार की विजय का स्वागत भी किया। हसीना सरकार की विजय का स्वागत भी किया। तो अब देखिए, फिर वही कहानी आ गई। अब देखिए, इसे इंडिया कंपेयर कर लीजिए। मैं बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हंटिंगटन का विचार आता है। हंटिंगटन ने कहा है कि लोकतंत्र और किसी पॉलिटिकल का डेवलप होने का मतलब क्या है। जब कोई राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती है, इसका मतलब क्या है, संस्थाकरण। एक खास बात देखिए, भारत जैसे विशाल देश में, इतने बड़े देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है। तो ये बताइए, एमपी का चुनाव हो रहा था, एमपी में बीजेपी की सरकार थी, उसी सरकार के साथ चुनाव हुआ है, सरकार बदल दी गई। हमारे यहाँ कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान ही नहीं है, न किसी यूरोपीय देश में है। अब ये देखिए, ये विकासशील देशों की सैद्धांतिक समस्या है, यही विकासशील देशों की समस्या है। अब पाकिस्तान में इस समय केयर टेकर गवर्नमेंट है, जरा सोच के देखिए, पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है। श्रीलंका में तो इस बात पे समस्या नहीं हुई कि इलेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वहां महिंदा राजपक्षे ने पिछला संविधान संशोधन करवा लिया था और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित कर दी। श्रीलंका में समस्या आई। यानी ये बात बड़ी तारीफ की है। इतने बड़े देश में जिस तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है, उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। अरे शांतिपूर्ण चुनाव करवाना इतना कमाल की बात है कि नहीं बात है पूरी दुनिया में। इसका मतलब है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज मोर इंस्टीट्यूशनलाइज, मोर स्टेबल। ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र होना अलग बात है, स्टेबिलिटी अलग बात है। देखो, हमारे यहाँ भी कई लोग कई बार कह देते हैं कि चुनाव आयोग ठीक नहीं है क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है जब हम ही अब ऐसे बात कह देंगे। अच्छा, अमेरिका यूरोप के स्टैंडर्ड अलग है। पिछली बार ऐसा हुआ बांग्लादेश में, बीएनपी ने चुनाव भागीदारी की ही नहीं इसी मुद्दे पर कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब है बीएनपी को अंदेशा होगा चुनाव हारने वाली है। यद्यपि अभी थोड़ा शेख हसीना ने क्या किया, बड़ी सारी विपक्षी दल के लोगों को जेल भिजवा दिया, दंडित किया। तो लोगों ने इसकी थोड़ी आलोचना की। लोगों ने कहा, भाई चुनाव के पहले इस तरीके से विपक्ष को खोपचे में लेना ठीक वैसा गलत है जैसे ईडीआई सीबी को सब विपक्षी नेताओं के पीछे लगा देना, थोड़ा गड़बड़ है। तो लोगों ने कई बार आलोचना की और सवाल ये है, इसका मतलब है कि अब भारत, लेकिन भारत फिर भी इस बात पे, भाई जब तक शेख हसीना है भारत कहेगा उसका आंतरिक मामला है और गुजरात सिद्धांत का प्रावधान यही तो है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करें। देखिए, यूरोप और अमेरिका के लोकतंत्र का स्टैंडर्ड अलग है।
लेकिन सवाल है यूरोप और अमेरिका की परिस्थितियां भी तो यहाँ होनी चाहिए। इसलिए उनके मानवाधिकार के मामले में डेमोक्रेसी के ऑब्जर्वेशन से भारत उतना सहमत नहीं होता। ये पूरी प्रवृत्ति क्या दिखाती है? दक्षिण एशिया में डेमोक्रेसी तो है, उसका स्टेबल होना भी बाकी है, क्योंकि विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। सेना हावी होती जाती है, कहीं पे परिवार का ही शासन हो जा रहा है। तो यही थोड़ी समस्या है। एक लाइन लिख लीजिए। लोकतंत्र का यह अस्थायी स्वरूप दक्षिण एशिया में विवाद का एक कारण बन जाता है। लोकतंत्र का यह स्थायी स्वरूप दक्षिण एशिया में विवाद का कारण बन जाता है। और हाल ही में शेख हसीना सरकार के द्वारा हाल ही का मतलब 1 हफ्ते पहले की बात है। ये हाल ही में शेख हसीना सरकार के द्वारा विपक्षी दल के नेताओं को हिरासत में रखने और उन्हें दंडित करवाने की आलोचना की गई है। ये भारत सरकार नहीं किया, याद रखिएगा। हम नहीं आलोचना करते, लोग ऐसा आलोचना करते हैं। आलोचना की गई है। अब लास्ट हेडिंग यह है, भारत बांग्लादेश आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। भारत और बांग्लादेश आंतरिक सुरक्षा। क्या सही बात है। इस सार्क की मीटिंग इसी वजह से, बहुत सारे कारणों से नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा वजह है। अरे भाई, अब देखिए, इतना विश्वास है, इतनी समस्या है, तो सहयोग कहाँ पे आगे आएगा? ये बताइए, पाकिस्तान हमसे सहयोग कर रहा है। वो तो कह रहा है भाई अब तुमको हम मारेंगे। हमने कहा मारपीट की बात क्यों करते हो? और कई बार बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अब लेंगे। भारत के आंतरिक राज्य, जैसे हमारे यहाँ अगर भारत की कल्पना करिए पूरी दुनिया से, तो हमारे यहाँ पे याद रखिए, गुजरात और महाराष्ट्र यूरोप है। भाई गुजरात में सारा इन्वेस्टमेंट, गुजरात शांति कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में इन्वेस्टर जा रहा है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टर जा रहा है, तो ये हमारे देश के यूरोप हैं। और बाकी मैं नहीं बताऊंगा बाकी लोग क्या है, क्योंकि बाकी लोग बता देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। बाकी बुद्धिमान है, बाकी कंपेयर कर लीजिए। भाई सीधी सी बात है, जहां पे शांति रहेगी वहीं इन्वेस्टमेंट आएगा। जहां आपस में लड़ते रहेंगे, लट्ठे लेके हर बात पर तैयार रहेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, भाग जाएगा। तो क्षेत्रीय सहयोग कहाँ चलेगा? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कल्पना ठीक वैसे है जैसे नाना पाटेकर की मूवी में लव स्टोरी का विचार। कहाँ पाएगा? लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? अरे केयर टेकर गवर्नमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि कोई ऐसी अस्थायी सरकार में जो चुनाव कराने के लिए सरकार बना दे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का मुख्य कौन हो सकता है? तो न्यायाधीश होगा या सेना का अधिकारी होगा। वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होगा, न सत्ताधारी का होगा, न ही विपक्ष का होगा। इसका मतलब है विपक्ष को ये उम्मीद नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं कि खिलाड़ियों को अंपायर पर ही भरोसा नहीं है, कि वो कहते हैं कि नहीं भाई आप हट जाइए क्योंकि अंपायर हमारे पक्ष में जा सकता है। तो लोग कह रहे हैं ना हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। और शेख हसीना ने संविधान संशोधन करवा दिया। उनका नहीं, हम केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान ही खत्म। 15वां संविधान संशोधन हो गया। हाँ, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, उसी पर भरोसा नहीं है, सत्ताधारी पक्ष में चला जाएगा।
भरोसा नहीं है। इसी को लोकतंत्र के संस्थाकरण का भाव कहते हैं ना। संस्थाओं पर भरोसा करिए, व्यक्ति पर नहीं। संस्थाओं को मजबूत बनाइए। इसलिए आप देखिए, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यक्ति आज है कल नहीं रहेगा, व्यक्ति है आज है कल नहीं रहेगा, संस्थाएं तो रहेंगी। बांग्लादेश के साथ साफ था, पूरे दक्षिण एशिया के साथ था, वो कभी पूरा हो नहीं पाया। बांग्लादेश के साथ हमारा कोई मुक्त व्यापार का समझौता नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के साथ है केवल। बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार का समझौता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को कहना है कि हमें व्यापार में बहुत घाटा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं देखिए, बात आप फिर अब ध्यान दीजिए, जब केयर टेकर गवर्नमेंट हो जाएगी, इसका मतलब वर्तमान सरकार बाहर चली गई। वर्तमान सरकार नहीं रहेगी, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन चुनाव करवाएगा? इस पर रेगुलेशन आदेश किसका रहेगा? केयर टेकर गवर्नमेंट का। और केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, इसका मतलब पूरा प्रशासन निष्पक्ष रहेगा। जबकि कई बार लोग, जैसे जहां लोकतंत्र कमजोर होता है वहां क्या होता है, प्रशासन भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दे देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन तटस्थ है, निष्पक्ष है, न्यायाधीश भी उसके साथ चले जाते हैं। ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन तटस्थ होता है और न्यायपालिका तटस्थ होती है। उन्हें सत्ताधारी दल विपक्ष इनके बीच जाना ही नहीं चाहिए। अब देखो, अरे भाई, चुनाव आयोग तटस्थ ही है। जितनी दुनिया में चुनाव आयोग होता है वो सब तटस्थ है। हाँ, अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई फिर? अरे भाई, सीधी सी बात है, चुनाव आयोग वहां भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब संस्था तो है। अब लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग किसके दबाव में काम करता है, कितना निष्पक्ष काम करे, मुद्दा ये है ना। सभी दल की भी हो सकती है, पहला मॉडल है। सेना अध्यक्ष की हो सकती है, दूसरा मॉडल है। न्यायाधीश की हो सकती है, तीसरा मॉडल है। अब जो जितनी जितनी जिस बात पे पार्टी सब सहमत हो जाए वो मॉडल बना लीजिए आप। क्या हो सकता है? किसके बीच में? कल्चरल? अरे बिल्कुल, बंगाली है, भालोबाची। कमाल की बात है यार। भालोबाची, दुर्गा पूजा। अभी तो प्रधानमंत्री गए थे तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट, आपको अब और कभी देखिए, अब चीजें बदल गई। लोग हर दोनों तरफ से रेडिकलाइजेशन हुआ। नहीं तो कभी आप बंगाल में चले जाइए दुर्गा पूजा के समय, तो आप समझ नहीं पाएंगे दुर्गा पूजा में हिंदू है या मुस्लिम है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो ये धर्म की पॉलिटिक्स चली, उसका बड़ा नुकसान हुआ है कि धर्म की पॉलिटिक्स करने वालों ने डिवीजन पैदा किया है। हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ लोग मिलजुल के ही काम करते थे, और पहले जब हमारे यहाँ जब रेडिकलाइजेशन होगा तो उधर इम्पैक्ट बांग्लादेश में जाएगा। बांग्लादेश में चले जाते तो आपको पता नहीं चलता कि ये हम कोलकाता में हैं कि ढाका में हैं। तो जब बंगाल में दुर्गा पूजा होता है तो उसमें हर धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब चूंकि, अब मैं क्या बताऊं, आजकल तो अब जमाना, लेकिन हकीकत की बात यह है कि जब भाई देखो, धर्म क्या धर्म, जब पॉलिटिक्स सब करेंगे तो आप रेडिकलाइज करेंगे समाज को, धर्म क्या धर्म बांटेंगे, और हर चीज को धर्म किससे देखने लगे। क्योंकि जनता भावनात्मक है भाई, धर्म का मुद्दा, पानी का मुद्दा, इनसे जनता ज्यादा अटैच फील करती है। बाकी आप कहेंगे हम विकसित देश बना देंगे, विकासशील बना देंगे, तो और अलग अलग आदमी के रिएक्शन अलग अलग आएंगे। कहेंगे भैया हमारे घर के सामने तो विकास की परिभाषा हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। बेरोजगार आदमी से पूछो कि देश का हाईवे बन रहा है, क्या हाईवे बन रहा है, हमें क्या मिला बताओ, तो उसको पहले रोजगार चाहिए। हाईवे बाद में बन, चंद्रयान की लैंडिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले हमारी लैंडिंग करवाओ। यही तो मामला है भाई। कोई भी रोजगार व्यक्ति पूछे देश का विकास हुआ, कदापि नहीं हुआ। उसे कब होगा? जब मुझे नौकरी मिलेगी। यही तो मायने है। इसलिए हम लास्ट में चुनाव पे कहां चले जाते हैं? इमोशनल इश्यूज पे चले जाते हैं, और ये पार्टी ने किया है। और ये अब देखिए, यहाँ पे अब हम बात लिखते नहीं, यहाँ पे तो बीजेपी ने कम्युनलाइज किया ही है। हर पार्टी ने धर्म का प्रयोग अपने अपने हिसाब से किया, बीजेपी ने खुला प्रयोग कर दिया। तो अब रेडिकलाइजेशन होगा, दोनों तरफ नुकसान होगा। फिर क्या लिखा आपने? लोकतंत्र का? भाई लोकतंत्र अस्थायी होगा। जब लोकतंत्र अस्थायी होगा तो आर्थिक विकास कम होगा,
आर्थिक विकास कम होगा, हम किसी को दोष देंगे? भाई ये बताओ, देखो एक साइकोलॉजी में क्या है, प्रोजेक्शन। अगर मैं पीटी फेल हो गया तो मैं थोड़ी फेल हुआ, वो तो बुआ जी की बेटे की शादी उस समय पड़ गई थी और मैं उसमें ऐसा बिजी हो गया, पीटी फेल हो गया। ये मानव प्रवृत्ति है दोस्तों, हमारे पास हर चीज का बहाना है। भाई मानव बड़ा बुद्धिमान है, तो अपने ऊपर तो ब्लेम लेता नहीं, वो कहता है नहीं नहीं, असल में दिक्कत ये थी कुछ समय मैं यूपी और आईएएस दोनों तैयारी कर रहा था, उसी में फंस गया मैं। यही यही राष्ट्रराज भी करते हैं। अब राष्ट्रराज जब आर्थिक समस्या आएगी, संघर्ष आएगा, कोई न कोई इसका उत्तरदायी बनेगा, तो उत्तरदायी कौन बन जाएगा? भारत बन जाएगा। और जब आपस में राजनीतिक विवाद आएंगे तो एक पक्ष भारत के साथ चला जाता है, दूसरा पक्ष इसके विरोध में चला जाएगा, भारत के विरोध में चला जाएगा, तो वहां से भी समस्या आती है। तेजी से बोलिए। अस्थाई, अस्थाई ही तो है, अस्थाई। अस्थाई है, स्थायित्व तो क्या है? अस्थाई है। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ, आंतरिक सुरक्षा, पहला पॉइंट। चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा हेतु चीन और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा हेतु सबसे बड़ी बाह्य चुनौती है। चीन और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती है। सबसे बड़ी बाहरी चुनौती है, परंतु भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर समस्या बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से आती है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर समस्या म्यांमार और बांग्लादेश से प्राप्त होती है। सबसे गंभीर समस्या म्यांमार और बांग्लादेश से प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों सीमाएं पूर्णतः नियंत्रित नहीं है। दोनों सीमाएं पूर्णतः नियंत्रित नहीं है। अगला पॉइंट, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी समस्या के उत्पन्न होने में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठ ही बड़ा कारण है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी समस्या को उत्पन्न होने में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठ ही एक बड़ा कारण है। बांग्लादेश के अवैध घुसपैठ ही एक बड़ा कारण है। संसद के द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम से बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरवादी ताकतों को और बढ़ावा मिला है।
बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरवादी ताकतों को और बढ़ावा मिला है। भारत विरोधी कट्टरवादी ताकतों को और बढ़ावा मिला है, जबकि भारत विरोधी कट्टरवादी ताकतों को और बढ़ावा मिला है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस अधिनियम का बड़ा विरोध किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस अधिनियम का बड़ा विरोध किया गया है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के प्रवास के विरोधी हैं, किसी प्रकार के माइग्रेशन या अप्रवास के विरोधी हैं, चाहे वह बांग्लादेश से हो या भारत के किसी भाग से। वे किसी प्रकार के अप्रवास के विरोधी हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो या भारत से। चाहे वो बांग्लादेश से हो, भारत से हो। अगला पॉइंट, अब जैसे एक एग्जांपल आपको बता दें, कैसे एक समस्या है जो कि आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है, लेकिन भारत बांग्लादेश ने इसको फिलहाल तो हल कर लिया है। जैसे रोहिंग्या का इशू। अब सवाल है, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी करा रहे हैं, तो अवैध घुसपैठ के तमाम बांग्लादेश में कारण है। आर्थिक पिछड़ापन है, अभी बांग्लादेश धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, तो आर्थिक पिछड़ापन है, सीमा का अभाव है, नाक नक्शे जैसे हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई प्राकृतिक सीमा है ही नहीं है। इसलिए बांग्लादेश से तमाम लोग भारत आ जाते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी पूरी सीमा की 1/3 मामले पे तो बॉर्डर है ही नहीं है, उसमें कोई तारबंदी नहीं है, और कोई नदी है, कहीं घनी बस्तियां हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि समस्या है रोहिंग्या से म्यांमार। अब म्यांमार में समस्या उत्पन्न हुई। म्यांमार में रोहिंग्या का मतलब है, देखिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार सब एक था। 35 में म्यांमार अलग हो गया हमसे, और विभाजन के बाद बांग्लादेश अलग हो गया। तो पहले सब एक दूसरे जगह रहते थे। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का इतिहास पहले से ऐसा रहा है, म्यांमार में सैनिक शासन रहा है। सैनिक शासन ने हमेशा अल्पसंख्यकों को दमन किया है, तो उसमें केवल मुस्लिम और बुद्धिज्म के हिसाब से मत देखिए, उसमें तो चेट्टियार समुदाय के भारतीय मूल सबसे पहले उसका निशाना बने थे। चेट्टियार समुदाय के भारतीय लोग जो कि म्यांमार में बड़ी प्रभावी स्थिति में थे, अच्छा खासा उनका व्यापार था, बिजनेस था। तो पहले वहां की सैनिक सरकार ने चेट्टियार समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, और लाखों संख्या में चेट्टियार समुदाय के लोग भाग भाग के भारत आ गए। वही अगला सिलसिला कहां पे आया है, रोहिंग्या के साथ। अब म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्या को नागरिकता नहीं दी, जबकि अब देखेंगे कि हमारे भारत में, देखिए भारत में नागरिकता देने का लिबरल नियम रहा। श्रीलंका ने वही समस्या की। श्रीलंका लोकतंत्र होने के बावजूद तमिलों को नागरिकता नहीं दे पाया। अब रोहिंग्या समुदाय ने क्या किया, धीरे धीरे वहां विरोध करना शुरू किया, लेकिन अभी तानाशाही शासन फिर आ गया म्यांमार में। बीच में थोड़ा सांग सुकी का शासन आ गया था, और म्यांमार में जैसे तानाशाही शासन आया, रोहिंग्याओं के साथ क्या दिक्कत है, और दिक्कत है या ये कह लीजिए दिक्कत पैदा कर दी गई। क्योंकि भाई देखिए 99% तो रोहिंग्या गरीब, बिल्कुल मतलब ऐसे मानवीय आधार पे, मानवाधिकार के आधार पे ऐसे लोगों को बिल्कुल सहायता देनी चाहिए। अब लेकिन फिर वही तर्क आ जाता है, मानवाधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला टकरा जाता है आपस में। तो हमने आपको कहा कि कोई भी साउथ ईस्ट एशिया का देश इन्हें शरण देने को तैयार नहीं है। तो मामले को केवल हम बार बार कहते हैं, अगर मामले को आप धर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण हो जाएगा। लेकिन इसमें मामला गड़बड़ाया कैसे, भाई तानाशाही सरकार तो उनके खिलाफ काम करने का एक तरीके से मन बनाई चुकी थी, वो तो बहाना ढूंढती थी। उस बहाने में जो आगे में घी काम किया, देखिए पाकिस्तान कैसे काम करता है। अब पाकिस्तान
मालदीव में अपने कुछ लोगों को भेज देगा। पाकिस्तान का काम यह है कि भाई धार्मिक कट्टरता बढ़ाना। तो पाकिस्तान के कुछ लोग जिनका संबंध था आईएसआई के साथ भी, जिनका संबंध आईएसआईएस के साथ था पश्चिम एशिया में, तो उन्होंने रोहिंग्या समुदाय को भड़काना शुरू किया, उन्होंने अपना रेडिकलाइजेशन करना शुरू किया। आप देखेंगे कि कई बार समाज में कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट है, तो अपने तरीके से समाज को रेडिकलाइज करने का प्रयास करते हैं। और जब उन्होंने उस तरीके से रेडिकलाइज करने का प्रयास किया तो रोहिंग्याओं ने क्या किया, सरकार के खिलाफ हिंसा कर दी। और जैसे सरकार के खिलाफ हिंसा की, अन्यथा सेना और रोहिंग्या का संघर्ष आज का नहीं था, ये 80 के दशक से चलता रहा है। हर साल ही 2-4 मामला होता था, लेकिन वो मामले छुटपुट होते थे। इस बार बड़ा गंभीर मामला हुआ। गंभीर मामला ये था, रोहिंग्याओं ने हमला कर दिया सेना पे, और रोहिंग्याओं को हमले के पीछे पाकिस्तान के मौलवी जाके वहां उनको भड़काए। उसके बाद तो म्यांमार सेना को बहाना मिल गया और उन्होंने लगभग इतना जबरदस्त हिंसा कर दी कि 20 लाख रोहिंग्या वहां से भाग खड़े हुए। अब वहां से भाग खड़े होंगे तो बांग्लादेश आएंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना ने इनको मेन लैंड पानी नहीं दिया, इनको एक अलग से आइलैंड पे बसाया। पहले समस्या इनको बसाने की थी, इनको आइलैंड बताया और किसी भी रोहिंग्या समुदाय को फोन रखने से मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश किस बात को लेकर सतर्क था। एक बात है, आपने देखो, जो आदमी गरीब है, जो आदमी भूख से लाचार है, उसको कोई भी काम कर देगा। वो आतंकवाद है, डायनामाइट है, क्या कहाँ रखना है उससे उसका मतलब नहीं है, उसको तो भाई रोटी चाहिए। तो कहा भी जाता है रोहिंग्याओं का प्रयोग खूब किया गया ऐसी आतंकवादी घटनाओं के लिए। इसका यह मतलब नहीं था रोहिंग्या आतंकवादी थे। भाई कोई गरीब आदमी है, भुखमरी का शिकार है, तो उसके लिए क्या मतलब है कि आतंकवाद है, क्या चीजें हैं। इसलिए आप देखेंगे इंडिया ने क्या किया कि उसने कहा हम रोहिंग्या को नहीं लेंगे। अब मान लीजिए हम रोहिंग्या को ले भी लेते, बसाते कहाँ, नॉर्थ ईस्ट तैयार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कर रहा है किसी भी कीमत पे हम, मतलब बिहार और यूपी के लोगों को नहीं लेंगे, रोहिंग्या दूर की बात है। ये डिसीजन करेगा कौन? अब नई दिल्ली में बैठे लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई रोहिंग्या हमारे यहाँ जाए। अगर हम रोहिंग्या को लेते हैं, और लोग तर्क भी देते हैं, देखिए लोग बहुत बड़े सारे तर्क देते हैं, देखिए तर्क भी देते हैं। श्रीलंका कितने लोग यहाँ पे है, 50,000 श्रीलंका शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। नेपाल के लोग जब देखो तब भारत आ जाते हैं, नेपाल के लोग भारत आ जाते हैं। बांग्लादेश के भी तमाम लोग बसे हुए हैं भारत में। बांग्लादेश के लगभग 2 करोड़ अवैध शरणार्थी भारत में है, एक दो संख्या नहीं है। तो सवाल ये है यार, बताओ पहले ही हमारे पास इतनी जनसंख्या है, हम तो लगता है जनसंख्या लेने के मूड में हम है नहीं। जिस चीज की कमी हो वो लिया जाए, जो ज्यादा हो वो लिया जाए। तो हमारे पास जनसंख्या कम कहाँ है, वो तो रोज ही दंदन आगे बढ़ रही है। अच्छा, जो बात सबसे ध्यान रखने की है यहाँ पे, समस्या रोहिंग्या से नहीं है। आप याद रखिएगा, रोहिंग्या का प्रयोग पाकिस्तान की एजेंसियां भारत के खिलाफ करने लगती हैं, उसमें फिर उल्फा शामिल हो जाएगा। हमारे यहाँ के उग्रवादी संगठन है जिसको शेख हसीना बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है। शेख हसीना का एक आरोप सुन के आप दंग रह जाएंगे। पहले तो ये बात हम कहते थे, पहले हम ही कहते थे कि देखिए बांग्लादेश हमारे जो उग्रवादी संगठन को अपने यहाँ रहने की इजाजत देता है, और हमारा तो आरोप यहाँ तक था प्रशिक्षण भी देता है। जब बेगम खालिदा जिया थी, बेगम खालिदा जिया का संबंध पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा है, चीन के साथ अच्छा है। तो ये आरोप हमने बेगम खालिदा जिया के साथ लगाया था कि नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी उग्रवादी संगठन के खिलाफ कोई काम नहीं करती आप। यानी इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग ऑपरेशन कहां से कर रहे थे, बांग्लादेश से। लेकिन जैसे शेख हसीना आई, ये बिल्कुल परमिशन नहीं देती, बल्कि शेख हसीना ने तो उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया है। शेख हसीना ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से कई ऐसे गुट है जो मुझे मारने की ताक कर रहे हैं, और ये काम पश्चिम बंगाल से हो रहा है। इस बात पे उन्होंने संघ सरकार को चिट्ठी लिखी, संघ सरकार कहा बताए आपके लिए तो हम इतने काम कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ क्या काम कर रहे हैं। मामला सीधा है, रेडिकलाइज एलिमेंट दोनों खिलाफ, दोनों तरफ है। जो रेडिकलाइज होते हैं उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई जाति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का प्रयोग करता है जो रेडिकलाइज किस्म के लोग हैं, जो कट्टरवादी बन गए हैं, जो कि या तो जो कट्टरवादी बन गए हैं, जो किसी व्यवस्था करने से प्रयोग करना चाहते हैं। इसे सच मानिए, जनसंख्या लेना बड़ा बुद्धिमानी नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको बता दें, तिब्बत के लोगों को हमने बिला वजह बसा दिया है। हालांकि तिब्बत के लोगों को हमने हिमाचल बसा दिया। अब यहीं पे आप देखें मजनू का टीला, जहां मजनू कोई है नहीं,
बगल में इधर जाएंगे मजनू का टीला है, सारे तिब्बती आके बसे हुए हैं। अरे भैया तिब्बती को यार भेजो तिब्बत, हमारे पास रहने को जगह नहीं है। तिब्बती आ जाएगा, नेपाली आ जाएगा, रोहिंग्या आ जाएगा, कल खलिए सब आ जाएंगे। और इतना नहीं, आप याद रखो समस्या तब हुई, समस्या मैं और गंभीरता आपको बता दूं, बोध गया में बम ब्लास्ट हुआ तो पता है इसमें किसी रोहिंग्या का हाथ था। तो उससे पूछा गया भाई ये बताओ तुम यहाँ के बम ब्लास्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, बुद्ध लोगों ने हमको, बौद्ध धर्मावलंबियों को म्यांमार में मारा, हम बदला यहाँ लेंगे। हमने कहा ये देखो भाई, हम इतने कमजोर हो गए हैं। ये तो बात ठीक मुझे राजपाल यादव की मूवी हंगामा के याद आ रहा है। उनका मैं क्या घंटा हूं क्या जो जिधर से आएगा उधर से बजा देगा? कमाल की बात है यार। ये बताओ दोस्तों, ये हमारा देश है, ये रवांडा अफगानिस्तान कोई ऐसा देश है बाहर की लड़ाई हमारी जमीन पर लड़ी जाएगी? इससे खराब सुरक्षा के तंत्र कोई हो नहीं सकता, आप याद रखिए। ये भारत जैसे देश के लिए तो कमाल की, मतलब भारत देश के लिए तो सदमे की बात है। ये हमारी जमीन पे बाहर की दुश्मनी का मुकाबला हमारे यहाँ किया जाए। पहली बात, ये लोग आ कैसे गए? आ गए तो बम ब्लास्ट कैसे कर दिया? इसलिए आप देखेंगे समस्याओं के भुगतान कौन करेगा? हम। इसलिए हम रोहिंग्या को गेहूं देने को तैयार है, चावल देने को तैयार है, आटा देने को तैयार है, बट्टी लगाओ, दाल चूरमा लगाओ, वही बाहर खाओ, घर में लाने के लिए तैयार नहीं है भाई। पॉलिसी सीधी है। और भारत अभी भी किसी भारत शरणार्थी संधि का पार्ट है ही नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी संधि है उसका हम पार्ट नहीं है। हमने कहा भैया हम किसी को शरण दे नहीं सकते। अब उधर गए थे मालदीव ने कहा भैया हम डूबने वाले हैं, हमको ले लोगे? हमने कहा ऑस्ट्रेलिया से जाके बात करो, हम लेने वाली कंडीशन में है नहीं, जनसंख्या हमारे पास बजरों से ज्यादा है। तो मालदीव जाकर ऑस्ट्रेलिया से बोला कि देखो हम डूब जाएंगे तो हमको ले लोगे? ऑस्ट्रेलिया का एशियाई को कदापि नहीं लेंगे, वो एशियाई से डरते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास ऐसे जुगाड़ हैं कि हमें रोक पाते नहीं। तो रोहिंग्या अगर मिले तो हमको जुगाड़ सिखा देंगे, देखो तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। अब ये मामला भारत ने इसको सही तरीके से सेटल कर दिया। भारत ने कहा देखो भाई, भारत ने कहा हसीना आप इधर आओ। फिर म्यांमार के सैनिक शासन को बुलाया, मैं दोनों बैठो और ऐसा है रोहिंग्या आपके हैं, आप इनको वापस लो। सैनिक सरकार ने कहा ठीक है हम देखेंगे। भारत ने कहा समस्या आपकी है, लफड़ा हमारे ऊपर पाल रहे हो। और यहाँ तो कुछ लोग नई दिल्ली में बैठे ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता है, वो झूठ मूठ का ही, बरसात कहीं और ये छाता लेकर टहलने लगते हैं। वो कमाल की बात है यार, तुम्हें उसमें कूदने की क्या जरूरत है? लिखने की बात यही है। क्या पूछ रहे हो मेरे बेटे? नहीं कह सकते, बांग्लादेश ज्यादा लोकतांत्रिक है, पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश में सेना कमान नहीं रहती, सिविलियन गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान में तो जब सेना चाहेगी इमरान खान से स्पिन करा देगी, जिस तरह फास्ट बॉलिंग करा देगी, अचानक बोल्ड कर दिया। इमरान खान देखते रहे कि बुशरा बेगम नहीं बचा पाई उनको। इमरान खान देखिए भाई, देखिए ये तो लिबर्टी इमरान खान ने ये चौथी शादी की है बुशरा बेगम के रूप में। जीवन में भी कमाल की बात है, पहली शादी विदेशी महिला से की और चौथी शादी बिल्कुल रूढ़िवादी महिला से की। यही जीवन का बदलाव है। यह हर आदमी जवानी में उदारवादी होता है, बुढ़ापे में उदारवादी हो तब उस बात को मैं मानता हूं। जैसे शशि थरूर शुरू से उदारवादी, हमेशा उदारवादी, क्या कमाल के आदमी है भाई। ऐसे आदमी होना विलक्षण है दोस्तों। दिग्विजय सिंह शुरू से उदारवादी। बुशरा बेगम तांत्रिक हैं, और इमरान खान इतना ज्यादा उनके प्रभाव में है, वो भविष्यवाणी कर देती हैं कि ये होने वाला है। बाकायदा एकदम तंत्र मंत्र जाके हवा से एकदम से धुआं उड़ता है, फिर उसके बाद भविष्यवाणी करती है। अब किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसे तांत्रिक के नियंत्रण होगा। हमारे एक समय चंद्रा स्वामी थे, बुशरा बेगम उनको जेल से बचा नहीं पा रही, पता नहीं उनका तंत्र मंत्र भी चल नहीं पा रहा है, फिर भी अभी उम्मीद है।
अरे शेख हसीना कुछ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष दल के नेता वैसे बेकार है। शेख हसीना हमारी दोस्त है, वो कुछ नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जो है। अरे जो हमारा एक ये कह रहा है हम अपने दोस्त की बुराई नहीं करते। अच्छे आदमी का दोस्त अच्छा ही होता है, ये समझो मेरे बच्चे। नहीं मैं, अब ये देखो, ये मेरा बच्चा नैतिकता का प्रभाव से ज्यादा एथिक्स पढ़ लिया क्या फोर्थ पेपर? या पॉलिटिक्स है मेरे बच्चे, यहाँ पावर की बात चलेगी? ये एथिक्स पढ़ के आया हुआ है यहाँ पे। पढ़ रहे हो क्या एथिक्स अभी? पढ़ रहे हो ना? हो मुझे जो पता है, मुझे पता चल गया है। छोड़ दो जल्दी से इसको। क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। भारत बांग्लादेश भारत बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठ रोकने हेतु भारत बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठ रोकने हेतु भारत के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठ रोकने हेतु भारत के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, समूची सीमा पर बाड़ लगाना, बाड़ या फेंसिंग, समूची सीमा पर बाड़ लगाना। दूसरा, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। दूसरा, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट मतलब समझ रहे हैं? तीसरा, मतलब उसमें सोनार टेक्नोलॉजी, थर्मल सेंसर, कैमरा, हर किस्म का। और देखिए, ये जो आज की तरह हम तारबंदी लगाते हैं तो बेकार की है। जो तार हम लगाते हैं उसे तार काट लेता है चोर, वो तार काट के वो खा लेता है क्या? सोन पापड़ी। ऐसा नहीं तार होना। क्या लिखा आपने? अगला, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाजार हाट का प्रबंध। सीमावर्ती क्षेत्रों में बाजार हाट का प्रबंध। सीमावर्ती क्षेत्रों में बाजार हाट, हाट मतलब जो हाट, हाट दिल नहीं, हाट भी तो बाजार का ही नाम है। दूसरा, लोग कहते हैं बाजार हाट जा रहे हैं, तो वो हार्ट नहीं है और नहीं हॉट है, बाजार हाट। तो अच्छा, ये बात ऐसे लगती है, अगर हम अवैध घुसपैठ को रोकना है तो एक बड़ा अच्छा तरीका है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा तीन तरफ से त्रिपुरा इधर, ये त्रिपुरा है, तो ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब यहाँ का व्यक्ति मार्केटिंग करने के लिए कोलकाता जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए सीमा पर ही एक ऐसी सीमा पर क्षेत्र 4-5 किलोमीटर का एरिया माना जाता है, वहाँ बांग्लादेश के व्यापारी आएंगे, भारत के व्यापारी आएंगे, वहाँ पे रुकेंगे और दोनों देशों के लोग वहाँ पे आएंगे, सामान खरीद के फिर अपने अपने देश में चले जाएंगे। इसे कहते हैं बाजार हाट। भाई, इस तरीके से भी अवैध घुसपैठ होती है सामान खरीदने के कारण। तो हमने कई जगह बाजार हाट किया है, इधर बांग्लादेश भी लगवाता है अपने यहाँ, हम भी अपने यहाँ लगवाते हैं, जिससे कि सीमा पे अवैध आवागमन रुके। क्या लिखा तीसरा? अगला, बांग्लादेश
के आधारभूत संरचना के विकास में आर्थिक सहायता। बांग्लादेश के आधारभूत संरचना के विकास में आर्थिक सहायता। आधारभूत संरचना के विकास में आर्थिक सहायता। और एक मामला और है, देखिए इनक्लेव की समस्या हमने हल कर ली, इनक्लेव की समस्या से भी थोड़ा सा आसानी हुई है, लेकिन एक सवाल और है, अभी भी भारत बांग्लादेश सीमा पर एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, वो है एडवर्स पोजेशन, जिसे कहते हैं प्रतिकूल मालिकाना हक। बात को इस तरीके से समझिए कि कागज किसी और के पास, जमीन कब्जा किसी और का। ये है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रतिकूल मालिकाना हक। एक समस्या और है भारत बांग्लादेश सीमा पर, और एडवर्स पोजीशन का सीधा मतलब है कि बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्रों पर कोई ऐसी भूमि है जिसपे मालिकाना हक है बांग्लादेश का, मकान है भारत का, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर। अब मान लीजिए कि ये भारत बांग्लादेश के बीच में ये सीमा है, बिल्कुल सीमा पर ही एकदम सटे हुए घर इधर है, ये घर है भारत की सीमा में, लेकिन व्यक्ति है बांग्लादेशी। इधर है घर भारत बांग्लादेश की सीमा में, व्यक्ति है तो बांग्लादेश का व्यक्ति है, लेकिन सीमा जमीन भारत की है। भारत का व्यक्ति है, सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन लोगों ने घर बना रखा है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों पर डेंस पॉपुलेशन है, घर तोड़ना मुश्किल है, तो वो अपने आप में कठिनाई की बात हो जाती है। आगे लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। कि फिलहाल बांग्लादेश सरकार के द्वारा उल्फा ये जो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख उग्रवादी संगठन है, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड। क्या लिखा आपने? बांग्लादेश के द्वारा इन संगठनों को बांग्लादेश में तीनों लिख लीजिए ना, ये इन संगठनों के द्वारा इन संगठनों किसी प्रकार से बांग्लादेश में आने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश में आने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मणिपुर में होने वाली वर्तमान हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए म्यांमार और बांग्लादेश मणिपुर में होने वाली वर्तमान हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के महत्व को उजागर करती है। भारत की सुरक्षा के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के महत्व को उजागर करती है। क्योंकि सीधी सी बात है, मणिपुर में सोचे थे भाई हिंसक इतने AK-47 आ जाना, इतने सारी हिंसक गतिविधियां होना, इसलिए आमसार कहां से रहा है? या तो म्यांमार से आ रहा है या कहां से आ रहा है? बांग्लादेश से।
म्यांमार की बात को हम लूक ईस्ट के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन बांग्लादेश का मामला केवल यहीं तक। भारत बांग्लादेश केवल इतना ही। अगला हेडिंग, कोई सवाल? अब आप सवाल बताइए, कोई प्रीवियस ईयर में कोई सवाल आया हो, कोई प्रॉब्लम हो लिखने में, तो आप बताइए। नहीं देखिए, अमेरिका का यूरोप का केवल इतना फर्क है कि वहां लोकतंत्र मानवाधिकार ठीक होना चाहिए। बाकी चीन बड़ी सहायता दे रहा है इस समय, चीन बहुत बड़ा डिफेंस सहायता भी दे रहा है। तो हमारे लिए अमेरिका यूरोप उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि भारत का तो यही प्रयास है कि अमेरिका यूरोप बांग्लादेश में आए, वहां जापान का इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो हमारे लिए फायदा होगा। जैसे कि पड़ोसी देश में, जैसे श्रीलंका के साथ कंडीशन है, बांग्लादेश में है, तो यूरोप और अमेरिका को समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश जैसा लोकतांत्रिक देश को सपोर्ट किया जाए, उसको मार्जिनलाइज न किया जाए। लेकिन वो कई बार ऐसा करते रहते हैं, या कह लीजिए कि वहाँ कुछ थोड़े एनजीओ वगैरह भी कई है जो सरकार के नियंत्रण में होते नहीं, या चूंकि वहाँ नागरिक समाज इतना पढ़ा लिखा है कि सरकार पर बड़ा दबाव डाल देता है, इससे सरकार की मजबूरी होती है ऐसे बयान देना। और बांग्लादेश में एक चाइना की तो कंट्रोल हर जगह है, वो हम चाइना के साथ भी आपको बता देंगे। नहीं, हमारी आलोचना कभी कभार वो कर ही देते हैं भाई, धार्मिक आजादी को लेकर आलोचना कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट के दंगे को लेकर कर देंगे, कश्मीर को लेकर कर देंगे। कुछ उनकी थोड़ी प्रवृत्ति है, क्योंकि वहाँ अलग किस्म का स्टैंडर्ड है, ये कह लीजिए थोड़ी सी प्रवृत्ति है लेक्चर देने वाली। जैसे भी एस जयशंकर यूरोप गए थे, एस जयशंकर ने कहा कि अब हम आपके दास नहीं रहे, जो आप हमें जो कहेंगे हम सुन के चले जाएंगे। तो एस जयशंकर ने पलट को जवाब दिया। यानी अब आप देखिए कि वहां पे प्रॉब्लम है, तो अब यानी उन्होंने तो हमें जिस तरीके से चित्रित किया, आज तो वार आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में है, यूरोप के निकट है, यूक्रेन का मामला है, यूरोप के निकट है, सर्बिया है, यूरोप में है। आपके यहाँ इतनी लड़ाइयां हो रही और आप हमें उपदेश देते हो। हाँ, वही वही तो देखिए, उदारवाद की समस्या तो यही रही है, वो एक ही दुनिया के मानदंड को पूरी दुनिया में लगा देना चाहते हैं। समस्या यही है ना। हाँ देखिए, कितना कितना होशियार मेरा बच्चा है। ये कह रहा है कि जब 1971 का वार जीत गए थे, तो उसी समय एक पोर्ट भी छीन लिया होता, यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश से पोर्ट ले लिया होता। अरे मेरे बच्चों, ये बताओ 1971 का वार हमने पाकिस्तान के खिलाफ जीता था, बांग्लादेश के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ जीता था ना। और बांग्लादेश की तो हमने कहीं न कहीं डायरेक्टली सहायता ही की थी, और तुम कह रहे हो सहायता करने के नाम पे पोर्ट ले लेते। कमाल की बात हो जाती है फिर तो।